नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आपका स्वागत है पाश्चात्य राजनीतिक विचार की सीरीज में। और आज के जो हमारे विचार करने वाले हैं वो है जॉन रोल्स। जॉन रोल्स जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। जस्टिस को एज फेयरनेस के रूप में ट्रीट करते हैं। काफ़ी सारी रचनाएं लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, जिसमें अलग अलग आयाम बताते हैं जस्टिस के। इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। लिबर्टी को इंपॉर्टेंस देते हैं, लिबर्टी के साथ साथ इक्वालिटी को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। जो बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की, डिफरेंस प्रिंसिपल की, तो आज ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। और केवल इनकी थ्योरी ही नहीं, इनकी थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म हुआ है, चाहे फिर मार्क्सिस्ट ने किया हो, चाहे फिर लिबर्टेरियन ने किया हो, चाहे फिर कलेक्टिविस्ट या लिबर्टेरियंस ने किया हो, सभी क्रिटिसिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके थ्योरी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज हम सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चल रहा है, और यूजीसी नेट पेपर 1 का भी हमारा कोर्स चल रहा है, जिसको आप परचेस कर सकते हो। एनवायरनमेंट उसमें कंप्लीट हो चुका है, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाया जा रहा है। ये मैं हूँ शिवम, और मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। इससे पहले हम पढ़ना शुरू करें जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, उनके न्याय संबंधित विचार क्या थे, किस प्रकार से वो वेल्स ऑफ इग्नोरेंस, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट अप्रोच को अपनाते हैं अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। उन सभी चीज़ों को देखने से पहले हम इनकी थोड़ी लाइफ को देख लेते हैं। इनका जन्म 1921 में होता है, 2002 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 21 फरवरी 1921 में इनका जन्म मैरीलैंड यूएसए में होता है। फादर इनके लॉयर होते हैं और मदर सोशल एक्टिविस्ट होती है। एजुकेशन इनकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से होती है। और जिस समय ये युवावस्था में थे उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड में इन्होंने सर्व किया होगा। तो 1943 से लेकर 1946 तक इन्होंने वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री सर्विसेज के रूप में सर्व किया था। वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए की आर्मी की तरफ से लड़े थे। और हिरोशिमा का भी एक्सपीरियंस देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हो गया है, किस प्रकार से मानव जाति जो है वो प्रभावित हुई है, कितना सफ़र कर रही है। यह भी कारण था उनका जस्टिस को आगे बढ़ाने का, जस्टिस की अवधारणा को आगे रखने का, कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको किस प्रकार से समाज में भला किया जा सकता है। मोरल शिफ्ट ऑलमोस्ट परस्यूड थियोलॉजी बट अबेंडन्ड इट ड्यू टू वॉर टाइम एक्सपीरियंस। एकेडमिक करियर एंड इन्फ्लुएंस, इन्होंने पीएचडी भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की थी 1950 में। और इमैनुअल कांट, जेएस मिल, लोक, रूसो से काफ़ी प्रभावित थी। और हमें देखने को मिलेगा जब आगे ये लोक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित होते हैं, रूसो से प्रभावित होते हैं, और आगे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट पद्धति को ही अपनाते हैं। जैसे हमने देखा अब तक 3 सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं, हॉब, लोक, रूसो। उसके बाद काफ़ी लंबा समय बीत गया, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट नहीं आया। तो जॉन लॉक 20th सेंचुरी में, लेटर 20th सेंचुरी में सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट के रूप में आते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने जस्टिस की अवधारणा को समझाने की कोशिश करते हैं। 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम से बुक पब्लिश करते हैं। हालांकि ये आधारित होती है जस्टिस एज फेयरनेस, 1958 में जो पेपर लिखते हैं उस पर आधारित होती है, उसी का एक्सपेंशन होता है एक प्रकार से ये। और इसी बुक से इनको काफ़ी रिकॉग्निशन मिलती है। यही वो इनकी की बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इनके जस्टिस रिलेटेड आइडियाज़ हैं, जहाँ पर ये लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। और आगे अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को पॉलिटिकल लिबरलिज्म, लॉ ऑफ द पीपल नाम की बुक में रिफाइन भी करते हैं, जब अलग अलग प्रकार के क्रिटिसिज्म आते जाते हैं। जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि इनके जो क्रिटिसिज्म हुए हैं इनकी थ्योरी के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे इनके क्रिटिसिज्म आते चले गए, वो अपने वर्क को, अपने कामों को, अपनी बुक्स को वैसे ही मॉडिफाई, रिफाइन करते चले गए, अपनी जस्टिस की थ्योरी को रिफाइन करते चले गए। इनकी डेथ 2002 में नवंबर 24 को हो जाती है। आइए इनके
कुछ बुक्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ ली जाती है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है बुक इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो इन्होंने 1971 में पब्लिश की थी। इसमें ये आइडिया रखते हैं जस्टिस एज फेयरनेस। दो प्रिंसिपल देते हैं इस बुक में जस्टिस के, कौन कौन से हैं वो है इनका लिबर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। इसी बुक में वो ओरिजिनल पोजीशन के बारे में बताते हैं। ओरिजिनल पोजीशन हम आगे देखेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे इनकी, तो ओरिजिनल पोजीशन क्या है, वेल्स ऑफ इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता का पर्दा क्या है। तो 1971 में पब्लिश होती है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो 1993 में पब्लिश होती है। इसमें बात करते हैं, अब जो इनका क्रिटिसिज्म होता है, जो कलेक्टिविस्ट करते हैं क्रिटिसिज्म, उसके बिहाफ में, उसके आंसर के बिहाफ में ये बुक लिखते हैं, जहाँ पर ये बात करते हैं कि सोसाइटी में, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जहाँ पर काफ़ी सारे प्रकार के लोग रहते हों, काफ़ी कल्चर के लोग रहते हो, वहाँ पर भी इस प्रकार से न्याय बिठाया जा सकता है, न्याय अप्लाई किया जा सकता है, जस्टिस। द लॉ ऑफ पीपल 1999 में लिखते हैं, जिसमें जस्टिस को ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने की बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार से जस्टिस हो, अपने जस्टिस के एरिया को एक्सपेंड करते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस रिस्टेटमेंट 2001 में लिखते हैं, और लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी 2007 में लिखते हैं। इनके मृत्यु के बाद ये बुक पब्लिश होती है। आइए इनके मेजर पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इनकी जस्टिस एज फेयरनेस की। ये कहते हैं जिस प्रकार से मनी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से जस्टिस सोसाइटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से मनी इकोनॉमी का पहला वर्च्यू है, उसी प्रकार से जस्टिस जो है किसी भी सोसाइटी का पहला वर्च्यू है। बिना जस्टिस के, बिना जस्ट सोसाइटी के सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती, उसका पतन, उसका डिके जल्द ही हो जाएगा। जस्टिस एज फेयरनेस, अ जस्ट सोसाइटी शुड एंश्योर फेयरनेस इन राइट्स एंड रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका मेन कंसर्न ये रहता है कि अभी तक क्या था, इनके आने से पहले यूटिलिटेरियनिज्म, जो बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म था, वो ज़्यादा प्रभावित था, वो ज़्यादा प्रचलन में था। हम जानते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, पूंजीवादी सोसाइटी में क्या होता है, जहाँ पर जिसके पास जिसकी जितनी यूटिलिटी है उसको उतनी तवज्जो दी जाती है, जिसके पास जितना पैसा वो उतना कार्य कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे। तो जॉन रोल्स के आने से पहले ये वैल्यूज़ प्रचलित थी, जहाँ पर जॉन रोल्स इसमें काफ़ी खामियां पाते हैं, जिससे जिस तरह जेस मिल्स बोलते हैं। तो जॉन रोल्स कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, अधिकतर लोगों का अधिकतर सुख, तो उसमें माइनॉरिटी कहाँ गई, आपने माइनॉरिटी को तो नकार दिया। अब माइनॉरिटी क्या करेगी, क्या वो फिर बिना रिसोर्सेज के अपना जीवन वहन करेगी? ये तो सही नहीं होगा, ये तो न्याय संगत नहीं होगा, ये तो जस्ट सोसाइटी के लक्षण नहीं है। इस प्रकार से तो उनके होने का कोई अस्तित्व नहीं है, उनके होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में वो आइडिया आगे रखते हैं कि कुछ इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए कि जो माइनॉरिटी के लोग भी हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास प्राकृतिक रूप से अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको भी समानता दी जाए। इस प्रकार की बातें वो आगे रखते हैं, और अपने न्याय के सिद्धांतों को समझाने के लिए वो ओरिजिनल पोजीशन, वेल्स ऑफ इग्नोरेंस जैसे कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं, और यहीं पर उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। वो क्या है, वो सबसे पहले बात करते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को इमेजिन करते हैं, एक काल्पनिक स्थिति जहाँ पर वेयर पीपल चोज जस्टिस प्रिंसिपल विदाउट नोइंग देयर फ्यूचर स्टेटस। वेल्स ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, अज्ञानता का पर्दा, जहाँ पर लोग जो होंगे अनबाइज्ड रूप से डिसीजन लेंगे, बिना किसी पक्षपात के डिसीजन लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी में आने से पहले एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करते हैं वो, ओरिजिनल पोजीशन, जिसमें वो कहते हैं कि सभी लोग काल्पनिक स्थिति में, कहते हैं कि मान लीजिए काल्पनिक स्थिति है जहाँ पर लोगों को बेसिक नॉलेज तो है, नॉलेज कैसी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, बेसिक साइंसेस क्या होती है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो आगे जाकर जब समाज में जाएंगे तो कौन से स्टेटस पर होंगे, क्या उनकी पोजीशन होगी, क्या वो अमीर होंगे
क्या वो रिच होंगे, क्या वो पुअर होंगे, क्या वो पावरफुल होंगे, क्या वो वीक होंगे, उनको नहीं पता वो कौन सी कैटेगरी में जाने वाले हैं, कौन सी क्लास में जाने वाले हैं। और जब उनको नहीं पता तो वो कहाँ है, वेल्स ऑफ इग्नोरेंस में है। अब देखिए इसमें वेल्स ऑफ इग्नोरेंस में क्या होगा, अज्ञानता के पर्दे में क्या होगा। अब उनको नहीं पता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। तो ऐसे में वो, अब रोल्स कहते हैं कि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, वो स्वार्थी है, लेकिन वो इगोस्टिक नहीं है। वो कहते हैं अब लोग चाहेंगे कि हम ऐसी जगह, ऐसी क्लास में जाएं जहां पर बेनिफिट हो, लेकिन उनके हाथ में ही नहीं है। तो सोचेंगे कि जो क्लास सबसे डिसएडवांटेज रहने वाली है, अगर हम उसको प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं मानव स्वभाव काफ़ी नकारात्मक रूप से देखता है। वो ठीक है, वो जानता है कि हाँ बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिट को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर उसको लॉस हो जाए, उसको घाटा हो जाए, उसको नहीं लेकर चलेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो इस प्रकार से बातें रखेगा कि अगर जो वीकेस्ट सेक्शन भी होगा, कि अगर वो वीकेस्ट सेक्शन के रूप में भी समाज में आता है, तब भी उसको कुछ खास नुकसान ना हो या फिर उसको ज़्यादा फायदा हो, इस प्रकार से बातें रखेगा। तो अगर ऐसे में इन व्यक्तियों को कानून बनाने के लिए कहा जाए, तो क्या वो किस प्रकार से कानून बनाएंगे? क्या वो इस प्रकार से बोलेंगे कि जो वर्ग सबसे ऊपर रहेगा उसको बेनिफिट होना चाहिए सबसे ज़्यादा? क्योंकि अभी देखो उनको नहीं पता कि ये कौन से वर्ग में जाएंगे, क्या लोअर क्लास में जाएंगे जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं होंगे आपके पास, या फिर हायर क्लास में जाएंगे समाज में जाकर। तो ये यहाँ पर ना आ जाएं, या फिर अगर इनका जन्म या फिर समाज में आकर लोअर क्लास में आते भी हैं तो इनको कुछ खास नुकसान ना हो, तो इस प्रकार से कानून बनाएंगे कि अगर यहाँ पर लोअर क्लास में आते भी हैं तब भी इनको कुछ खास नुकसान ना हो। ठीक है, इसी को जॉन रोल्स कहते हैं मैक्सिमम बेनिफिट टू लोअर क्लास, जिसको आगे जाकर डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में, डिफरेंस प्रिंसिपल के रूप में समझाते हैं। तो जॉन रोल्स जस्टिस के दो प्रिंसिपल देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, जहां बोलते हैं कि सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सबको स्वतंत्रता होगी, समान स्वतंत्रता होगी, इक्वल लिबर्टी होगी। किन चीज़ों की लिबर्टी होगी? इक्वल फंडामेंटल राइट्स होंगे सभी को, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ वोट होगा, ये सभी को अधिकार होंगे, मिनिमम बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और दूसरा क्या आगे रखते हैं वो? पहला हो गया हमारा लिबर्टी प्रिंसिपल, इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। और दूसरे प्रिंसिपल में दो चीजें आ जाती हैं। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहां पर वो बात करते हैं कि सभी को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, कुछ व्यक्तियों को कम अवसर मिल रहे हैं। सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर मिले, चाहे फिर वो नौकरी के संदर्भ में हो, जॉब के संदर्भ में हो, चाहे फिर वो एजुकेशन के संदर्भ में हो, राइट, चाहे फिर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा वो बात रखते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल की। अभी डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है? वो कहते हैं कि समाज में अगर इनइक्वालिटी है तो वो इसी आधार पर जस्टिफाई की जा सकती है, किया जा सकता है उसको, अगर वो लीस्ट बेनिफिट पीपल को, लीस्ट बेनिफिट पीपल या फिर क्लास, जिनको कम से कम फायदा पहुंच रहा है, फिर जो नीचे रह गए हैं, इनइक्वालिटी का जिन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है, उनको उस इनइक्वालिटी का फायदा हो रहा हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इनइक्वालिटी का जो पुअर लोग हैं उनको क्या फायदा हो सकता है। तो जॉन रोल्स कुछ इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि काफी ऊंचे पद पर है, या फिर कोई पूंजीपति है, काफी बड़ा बिजनेस है उसका, कोई आईएएस ऑफिसर है मान लीजिए, या फिर कोई बिजनेसमैन है। तो क्या होगा? इनकी इनकम काफी अधिक होगी, काफी अधिक होगी, मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास इनकी इनकम होगी। वहीं दूसरी ओर एक गरीब आदमी होगा जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है,
जो लेबरर है तो उसकी इनकम कितनी होगी, उसकी इनकम होगी मान लीजिए 500 रुपीज़। तो अब जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो इनमें इनइक्वालिटी आ गई है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो आ गई है, जहाँ पर ये 1 करोड़ तक कमा रहे हैं और ये जो लेबर है ये 500 रुपये तक कमा रहा है, तो ये जब भी जस्टिफाई है जब ये जो मनी कमा रहे हैं, जो ये पैसा कमा रहे हैं, इसका फ़ायदा किसी न किसी रूप में इस तक पहुँचे। और किस प्रकार से पहुँचेगा, वैसे पहुँचेगा टैक्स लगाकर। मान लीजिए ये 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, सरकार इनसे 30% टैक्स चार्ज करती है, तो क्या होगा, सरकार ने इनसे 30% टैक्स के रूप में ले लिया पैसा, और इस पैसे को, इस रुपए को वो किस रूप में काम में लाएगी, जो ये गरीब लोग हैं इनके लिए स्कूल्स बनाने के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, राइट। जो कि बेसिक कमोडिटीज़ हैं, फूड्स आइटम्स जो हैं, उनके प्राइस को कम करने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, सैनिटेशन के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये जो सारा पैसा होगा टैक्स के रूप में जो आएगा, वो सभी जो लेबर्स हैं, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दिया जाएगा, उनकी सेवा में आगे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर जिसका जन्म हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर कोई चाइल्ड होगा, अब उसको एजुकेशन लेनी है, तो उसकी एजुकेशन कहाँ होगी, स्टेट फंडेड होगी, सरकार उसके एजुकेशन का खर्चा निर्वहन करेगी। और वो खर्चा कहाँ से आ रहा है, वो घूम फिर कर इन अमीर लोगों से ही आ रहा है, जिनके पास काफ़ी पैसा है, जो कि टैक्स के रूप में सरकार को पैसा दे रहे हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो अमीर लोग हैं, ये इनके द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है, उसी को सरकार टैक्स के रूप में लेकर जो गरीब लोग हैं उनको फैसिलिटीज देती है। तो इसी को जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये जो चक्र चल रहा है, ये क्या है, ये डिफरेंस प्रिंसिपल है, जहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनकी अमीरी का फायदा जो गरीब लोग हैं वो भी उठा रहे हैं, राइट। और इस प्रकार से जो इनइक्वालिटी होगी वो जस्टिफाई होगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जो होंगे लोग, वो एजुकेशन प्राप्त करके अब खुद भी वेल ऑफ हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, फिर उनसे टैक्स लिया जाएगा, और फिर जो और गरीब होंगे वो घूमकर टैक्स उनके पास आएगा। जैसे हम आज भी देखते हैं, एटलीस्ट हम समझते हैं इतना, फिर मानकर चलते हैं, जो सरकारें टैक्स लेती हैं हमसे, मिडिल क्लास से, फिर हायर अपर क्लास से, या फिर कैपिटलिस्ट लोगों से, वो कहाँ जाता है, वो सारा सड़कें बनाने में जाता है। हम हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सस्ती होती हैं। हम स्कूल्स देखते हैं, सरकारी स्कूल, ठीक है, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसेस हैं, पब्लिक बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज़ है, तो उन सभी के लिए वो इस्तेमाल में आता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं भारत में ऐसी कंडीशन है कि चीज़ें सही से नहीं हैं, जो सरकारी चीज़ें हैं वहाँ पर काफ़ी दुर्दशा है। तो ये है जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल। आइए हम तीनों प्रिंसिपल को एक प्रकार से समग्र रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जस्टिस प्रिंसिपल की, तो सबसे पहला आता है जॉन रॉल्स का लिबर्टी प्रिंसिपल, जहां पर क्या बोलते हैं कि इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए सभी को। इक्वल लिबर्टी किस चीज की, जो फंडामेंटल बेसिक लिबर्टीज हो सकती है, जैसे वोटिंग राइट्स, सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम। तो ये सभी चीजें क्या है, इनके बारे में जॉन रॉल्स बोलते हैं कि सभी चीजें इक्वल लिबर्टी में आती हैं और ये सभी को समान रूप से दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर वो बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हालांकि इसको वो आप बाद में जाकर अमेंड करते हैं और फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जहां पर क्या होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, समान अवसर दिए जाएंगे, किसके, रोजगार के, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, जहां पर एजुकेशन के लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
और क्या हो सकता है इसमें, और ये हो सकता है इसमें कि मेडिकल एड को प्राप्त करने के लिए आपको समान रूप से अवसर दिए जाएंगे अपना डेवलपमेंट करने के लिए। जब जॉन रॉल्स बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की, तो समझ में आता है कि हम प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है? ये जस्टिस ये होता है कि प्रोसीजर जस्ट होगा तो आउटकम अपना आप जस्ट निकल कर आ जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि जो रेस है, मान लीजिए रेस एक पॉइंट से अगर शुरू हो रही है, तो अगर सभी एक पॉइंट से रनिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो जो आउटकम होगा, चाहे कोई जीते कोई हारे, वो जस्ट ही होगा, वो न्याय संगत होगा। इसके विरुद्ध में क्या है? इसके विरुद्ध में सब्सटेंशियल जस्टिस, जो कहता है कि आउटकम जस्ट होने चाहिए, प्रोसीजर चाहे कुछ भी अपनाया गया हो। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स बात करते हैं प्रोसीजरल जस्टिस की, क्या फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, और जो जहां पर पहुंच पाएगा वो उसकी मेहनत होगी, उसका भाग्य होगा। अब देखिए यहाँ पर जॉन रॉल्स इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा। ये कुछ ऐसा है, हम बात तो कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए जिसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वो क्या होगा, वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा। जिसके पास कम फैसिलिटीज़ है वो कम एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा। मान लीजिए कोई गरीब घर से है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन प्राप्त कर लेगा वो, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं है खाने पीने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो अब क्या वो एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा सही रूप से, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी? तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, मेंटल कैपेसिटी जो उसकी डेवलप होनी थी वो हो ही नहीं पा रही है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह समाज में डिस्पैरिटी आती चली जाएगी। और इसी को काउंटर करने के लिए वो अपना डिफरेंस प्रिंसिपल देते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल, जहां पर वो बात करते हैं कि ठीक है, जो इनइक्वालिटी आती जा रही है, फिर जो इनइक्वालिटी है समाज में, वो जस्टिफाइड है अगर वो इनइक्वालिटी बेनिफिट कर रही है लीस्ट एडवांटेज को। तो किस प्रकार से होगा? टैक्सेशन के थ्रू। यहाँ पर अमीरों से टैक्स लिया जाएगा और गरीबों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, चाहे वो फिर उनको न्यूट्रिशन के लिए जो मंथली राशन मिलता है वो होगा, चाहे फिर वो एजुकेशन एड होगा, चाहे फिर वो स्कॉलरशिप होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सरकार प्रोवाइड करा रही है टैक्सेशन लेकर गरीब लोगों को। फूड, स्कॉलरशिप, और इसी के लिए जो लिबर्टेरियंस हैं, जैसे नोजिक आएंगे आगे, वो क्रिटिसाइज करते हैं जॉन रॉल्स को कि हमने ठेका थोड़ी ले रखा है पुअर लोगों का कि हम उसको टैक्सेशन चार्ज कर रहे हैं। काबिलियत, जिनके पास काबिलियत है, जो अमीर हैं, वेल ऑफ है, उनसे टैक्स ले रहे हैं, उनका कमाया हुआ पैसा उनसे ले रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? जिन्होंने वो पैसा नहीं कमाया है। राइट? तो इस प्रकार से पूरा जस्टिस का कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स का। आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं आगे। जैसे यहाँ पर बोलते भी हैं जॉन रॉल्स, equal basic liberties, equal fundamental rights to all, difference principle, inequalities are acceptable if they benefit the least advantaged and are tied to position open to everyone। जहां पर जो इनइक्वालिटीज हैं वो लीस्ट एडवांटेज, लीस्ट एडवांटेज मतलब जो गरीब है, जिनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, जो पैसों की कमी से अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते, फिर फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनको बेनिफिट हो। राइट? आगे देखते हैं अपनी बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में वो क्या प्लूरलिज्म की बात करते हैं। जब इनका क्रिटिसिज्म होता है कलेक्टिविस्ट के द्वारा कि आप जो जस्टिस की बातें रख रहे हो, ये काफ़ी सिंपल रूप में आपने कह दी है, आपने सोसाइटी कॉम्प्लेक्सिटीज को कंसिडर ही नहीं किया है। और सोसाइटी में काफ़ी प्रकार के लोग रहते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब और स्ट्रॉन्ग वीक ही लोग रहते हैं, काफ़ी प्रकार के लोग रहते हैं। उनमें सामंजस्य कैसे बनेगा? तो फिर वो इस बुक को लिखते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म को, जिसमें वो प्लूरलिज्म में स्टेबिलिटी बनाए रखने की बातें करते हैं। किस प्रकार से? तो प्रॉब्लम क्या आती है इनके आगे क्रिटिसिज्म के रूप में? सोसाइटीज आर मोरली डाइवर्स,
नैतिक रूप से सभी समाज जो होते हैं अलग होते हैं। सॉल्यूशन के रूप में क्या हो जाते हैं, अ स्टेबल सोसाइटी इज पॉसिबल इफ पीपल एग्री ऑन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इवन फॉर डिफरेंट रीजंस। सब एक स्थिर समाज, एक स्टेबल सोसाइटी कब एग्जिस्टेंस में आ सकती है स्थिर रूप से, जब जो वहाँ के लोग हैं पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पर एग्री हो जाएं, चाहे उन्हें कोई भी रीज़न हो, अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। ओवरलैपिंग कंसेंसस, डिफरेंट ग्रुप्स कैन सपोर्ट द सेम पॉलिटिकल प्रिंसिपल फॉर वेराइड रीजंस। ठीक है, आगे वो बुक लिखते हैं द लॉ ऑफ द पीपल, जहाँ पर जो उनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको ग्लोबल लेवल पर अप्लाई करने की बात करते हैं। कहते हैं वेल ऑर्डर्ड पीपल, सोसाइटीज रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड कोऑपरेटिंग पीसफुली, ड्यूटी ऑफ असिस्टेंस, रिच सोसाइटीज शुड हेल्प पुअर सोसाइटीज डेवलप जस्ट इंस्टीट्यूशंस। जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो रिच सोसाइटीज़ है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्या करें, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जो एशियन कंट्रीज़ है उनकी सहायता करे। वो इतनी गरीबी से जूझ रही है, सफ़र कर रही है, वहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, तो आप वेल ऑफ हो तो आप क्या कीजिए, आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, आप उनको एड प्रोवाइड कीजिए। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे डिफरेंस प्रिंसिपल की बात थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स कर ही रहे थे, तो उसी को अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड कर देते हैं और कहते हैं कि जो वेल ऑफ नेशंस हैं, वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, इनको क्या करना चाहिए, इनको एड प्रोवाइड करनी चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़ को, जिससे ये काफ़ी सारे आयाम है। जैसे हम बात भी करते हैं एनवायरनमेंट में कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एड चाहिए, हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एड। तो जब इस प्रकार से होगा तो सही रहेगा समाज में। इस प्रकार की बातें जॉन रॉल्स करते हैं। डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटीज, नॉन लिबरल सोसाइटीज कैन स्टिल बी जस्ट इफ दे कैन रिस्पेक्ट बेसिक राइट्स। अब जस्टिस एज फेयरनेस, ये 2001 के आसपास लिखते हैं, अ रिस्टेटमेंट रिफाइंड आइडियाज, प्रायोरिटी ऑफ लिबर्टी, बेसिक लिबर्टीज कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर सोशल और इकोनॉमिक गेन्स। अब थोड़ा यहाँ पर अपना रुख बदल लेते हैं, जहाँ पर अब ये, अब तक तो ऐसा लग रहा था जैसे ये अब इक्वालिटी पर उतर आए हैं, इक्वालिटी की बातें ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ पर ये डिफरेंस प्रिंसिपल से टैक्सेशन लगाकर गरीब लोगों को एड प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्लियर कर देते हैं कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक और सोशल गेन्स की, लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले लिबर्टी, कि बेसिक लिबर्टी, आप जस्टिस के नाम पर, आप इक्वालिटी के नाम पर, चाहे वो सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो, इस नाम पर आप इंडिविजुअल की लिबर्टी को नहीं छीन सकते। लिबर्टी किस चीज़ की, अपना काम करने की, पैसा कमाने की, ठीक है, अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता, वो आप उससे नहीं छीन सकते। और फिर वो लेक्सिकन देते हैं, लेक्सिकल ऑर्डर देते हैं प्रिंसिपल्स का, जहाँ पर वो इक्वल लिबर्टी को सबसे पहले रखते हैं और फिर डिफरेंस प्रिंसिपल को लाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले लिबर्टी को आगे रखते हैं और फिर डिफरेंस प्रिंसिपल को, और फिर आगे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल को। एग्जाम में काफ़ी बार आपसे ये पूछ लिया जाता है इस प्रकार से, 2B और 2A, राइट। इसे लेक्सिकल ऑर्डर कहते हैं प्रिंसिपल का, जॉन रॉल्स के जस्टिस थ्योरी का। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। देखिए, इनकी थ्योरी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनका जो क्रिटिसिज्म हुआ, चाहे वो लिबर्टेरियन ने किया, कलेक्टिविस्ट ने किया, कल्चरलिस्ट ने किया, चाहे फिर वो मार्क्सिस्ट ने किया, लिबर्टेरियंस ने किया, सभी के द्वारा जो क्रिटिसिज्म किया गया है इनका, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें और अधिक इंसाइट्स देता है इनकी थ्योरी को समझने में। तो सबसे पहला आता है लिबर्टेरियन क्रिटिसिज्म। लिबर्टेरियंस कौन है, जॉन रॉबर्ट नोजिक हैं, जिनका जो फेमस बुक है वो है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में लिखते हैं। और इसी बुक में क्रिटिसिज्म देते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि जो डिफरेंस प्रिंसिपल आप दे रहे हो, ये क्या कर रहा है, इंडिविजुअल की लिबर्टी को वॉयलेट कर रहा है। आपने क्या किया, इंडिविजुअल जो अपनी मेहनत से सारी चीज़ें कमा रहा है, मनी को कमा रहा है,
आपने एक झटके में डिफरेंस प्रिंसिपल की सहायता से उसको टैक्सेशन के माध्यम से जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको दे दिया। तो ये क्या होगा, ये गलत है। तो इस प्रकार से लिबर्टेरियन क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, टैक्सेशन फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक फोर्स लेबर। आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए कोई अपनी मेहनत से दिन में 100 रुपये कमा रहा है और आपने क्या किया, छठ से उस पर 30% का टैक्स लगाया और उसके पास से 30 रुपये आपने गरीब लोगों को दे दिए। तो अब कितना हुआ ये लगभग 1/3 हुआ। अगर हम इसको साल में डिवाइड करें तो लगभग 1/3 ऑफ ईयर कितना होगा, लगभग 3-4 महीने वो केवल उन लोगों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम नहीं कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या है, तो फोर्स्ड लेबर है ना, जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती उससे पैसा लिया जा रहा है टैक्सेशन के रूप में। अब इसके ऊपर रोल्स क्या रिस्पॉन्स देते हैं, रोल्स कहते हैं इनइक्वालिटी आर ओनली जस्टिफाइड इफ दे बेनिफिट लीस्ट एडवांटेज। अब कहते हैं कि जो आप इनइक्वालिटी की बात हो रही है ये तभी जस्टिफाई होगी अगर जो लीस्ट एडवांटेज है, जो काफ़ी दबे कुछ लोग हैं जिनको कम से कम फायदा पहुंच रहा है व्यवस्था का, उनको बेनिफिट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तब जाकर ये इनइक्वालिटी जस्टिफाई होगी। वरना इनइक्वालिटी जिसकी आप बात कर रहे हो वो जस्टिफाई नहीं होगी। और जस्टिफाई किस प्रकार से होगी, टैक्सेशन के माध्यम से ही। अब यूटिलिटेरियन किस प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं इन्हें, यूटिलिटेरियनिज्म हमने जाना, वो बेंथम देते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, जेएस मिलर्स को रिफाइन करते हैं। तो मेन क्रिटिसिज्म क्या है, जस्टिस शुड मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस नॉट जस्ट प्रोटेक्ट द वॉर्स ऑफ। अब जिस प्रकार से जॉन रोल्स प्रोटेक्ट करने पर आ जाते हैं वीक पीपल को, तो ऐसा लगने लगता है कि वो केवल वीक, जो कमज़ोर रह गए हैं लोग, जो लीस्ट एडवांटेज्ड है, उन्हीं की बातें कर रहे हैं। और ऐसे में यूटिलिटेरियन देखते हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं जिनसे टैक्स लिया जा रहा है वो खुश नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, उनको ना खुश कर कर जो वर्स्ट ऑफ है, जो लीस्ट बेनिफिट है, उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात करो, जो कि गलत होगा। एग्जाम्पल देते हैं, सेक्रीफाइसिंग अ फ्यू पीपल्स वेलफेयर फॉर कलेक्टिव गुड। जैसे यूटिलिटेरियन कहते हैं कि कुछ लोगों को अगर अहित भी हो जाए और उस अहित से अधिकतर लोगों का हित हो जाए, बेनिफिट हो जाए, तो वो सही होगा। रोल्स रिस्पॉन्स करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म कैन जस्टिफाई ऑपरेशन इफ इट इज इंक्रीजिंग टोटल हैप्पीनेस। आगे कम्युनिटेरियंस किस प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं इन्हें, कम्युनिटेरियंस हैं माइकल सैंडल आ जाते हैं और चार्ल्स टेलर आ जाते हैं, जो कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी से उठकर कलेक्टिविज्म की बात करते हैं कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, हमारा जो समूह है वो पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है। तो क्रिटिसिज्म क्या आता है इनका, रोल्स ओवरलुक सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, पीपल आरंट आइसोलेटेड इंडिविजुअली। अब देखिए जब बात कर रहे हैं रोल्स लिबर्टी प्रिंसिपल की और दूसरी चीज़ों की, तो क्या वहाँ पर इंडिविजुअल पर आ रहे हैं कि इंडिविजुअल को फायदा होगा, इंडिविजुअल को फायदा होगा, इंडिविजुअल फायदे में नहीं है, इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। लेकिन जो आपके कम्युनिटेरियन है वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो आइसोलेशन में नहीं रहता, वो कलेक्टिविज्म में रहता है, वो एक समाज में रहता है जहाँ पर उससे कल्चर, सोशल फैक्टर्स, सोशल कंटेक्स्ट वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल, जस्टिस में वेरी बेस्ड ऑन कम्युनल ट्रेडिशन। न्याय की जो अवधारणा है वो कम्युनल ट्रेडिशन, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किस समाज से आते हो, किस धर्म पंथ से आते हो, उस पर निर्भर करती है। रोल्स रिस्पॉन्स क्या देते हैं इसका, पब्लिक रीजन रिस्पेक्ट डाइवर्स वैल्यू वाइल अपहोल्डिंग बेसिक राइट्स। जो व्यक्ति की तार्किक शक्ति है, जो में सही गलत की क्षमता है, वो सम्मान करती है डाइवर्स वैल्यूज का, ठीक है, और साथ साथ में बेसिक राइट्स। फेमिनिस्ट किस प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए आप देख पा रहे हो जो भी है, फेमिनिस्ट हो गए, लिबरल्स हो गए, लिबर्टेरियंस हो गए, मार्क्सिस्ट आएंगे आगे, सभी लोग सभी प्रकार की आइडियोलॉजीज इन्हों क्रिटिसाइज कर रही है। फेमिनिस्ट क्रिटिक, सुजैन मोलर ओकिन्स आते हैं इसमें, कैरोल पेटमैन आते हैं, क्रिटिसाइज क्या करते हैं, आपने जेंडर इनजस्टिस को इग्नोर कर दिया, जो फैमिली में वुमेन्स का इनइक्वालिटी होती है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको तो आपने नेग्लेक्ट ही कर दिया। आप तो केवल आर्थिक रूप से डिफरेंस प्रिंसिपल पर आ रहे हो और वुमेन्स की तो आपने कहीं पर बात ही नहीं की। वुमेन्स किस प्रकार से समाज में, वुमेन्स किस प्रकार से फैमिली में चीज़ों को झेलती है, उसकी तो आपने बात ही नहीं की। जैसे अनपेड केयर वर्क बाय वुमेन रिमेन्स इनविजिबल इन रोल्स थ्योरी, घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनको क्या तनख्वाह दी जाती है,
तो नहीं दी जाती है। तो उसकी तो बात नहीं की है रोल्स ने। रोल्स रिस्पॉन्स करते हैं लेटर एक्नॉलेज जेंडर इन इक्वालिटी एज एसेंशियल फॉर जस्टिस। आगे जाकर वो अपने बुक्स में जेंडर इक्वालिटी को एज एसेंशियल फॉर जस्टिस भी मान लेते हैं और उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। मार्क्सिज्म की बात करें तो G.A. कोहेन क्रिटिसाइज करते हैं, क्या कहते हैं, रोल्स एक्सेप्टेड कैपिटलिज्म विच परपेचुएट सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी। अब देखिए रोल्स ने क्या कहा डिफरेंस प्रिंसिपल में कि इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है किस रूप में, अगर वो लिस्ट एडवांटेज को बेनिफिट पहुंचा रही है। अब यहाँ पर मार्क्सिस्ट क्या बोल रहे हैं कि रोल्स ने क्या किया, काफी चालाकी से कैपिटलिज्म को जस्टिफाई कर दिया। कैपिटलिज्म को जस्टिफाई कर दिया इसका मतलब ये है कि जो लोग काफी पैसा कमाएंगे, ठीक है, कैपिटलिस्ट के थ्रू, जो कैपिटलिस्ट लोग होंगे, पूंजीवादी लोग होंगे, काफी धन कमाएंगे, और बस ये दिखाकर कि छोटा सा टुकड़ा उनका गरीबों को जा रहा है, ये थोड़ा सा बेनिफिट दिखाकर उन्होंने इतनी बड़ी इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है, और ये सही नहीं है। आगे कार्ल मार्क्स के जो सपोर्टर है, मार्क्सिस्ट जो है, वो कहते हैं कि जो आप ये वेल्स ऑफ इग्नोरेंस की बात कर रहे हो, अज्ञानता का पर्दा, ओरिजिनल पोजीशन, ये तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज में किस प्रकार की असमानताएं हैं, सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, उनका निवारण तो उस समाज में रहकर ही किया जा सकता है। आप ऐसी स्थिति में चले जाओ जहाँ पर आपको समाज का ज्ञान ही नहीं है, किस प्रकार की असमानताएं हैं, विषमताएं हैं समाज में, तो आप कैसे उसके सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो इस रूप में भी क्रिटिसाइज करते हैं। रोल्स क्या रिस्पॉन्स देते हैं इसमें, प्रपोज्ड प्रॉपर्टी ओइंग डेमोक्रेसी टू प्रिवेंट एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए, उनको कम करने के लिए प्रॉपर्टी ओइंग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक भी आता है इनका, जो कि चार्ल्स मिल्स करते हैं। क्या कहते हैं वो, कहते हैं इग्नोर्स हिस्टोरिकल इनजस्टिस लाइक कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल ऑपरेशन। क्या आपने रेशियल ऑपरेशन, जो नस्ल भेद हुआ है, नस्ल भेद उत्पीड़न हुआ है, या फिर जो ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न होता रहा है कॉलोनियलिज्म के चलते, उसकी तो आपने बात ही नहीं की। एग्जाम्पल, जस्टिस माइट रिक्वायर रेपरेशन नॉट जस्ट फेयर फ्यूचर रूल्स। मतलब जब तक इनइक्वालिटी हुई है और उसकी वजह से जो जो अब तक उत्पीड़न हुआ है, इनइक्वालिटी होती रही है, उसके कारण जो प्रभाव आए हैं उसको तो आपने एड्रेस नहीं किया। जबकि होना चाहिए रेपरेशन, कि मुआवजा देने की बात, कि ब्लैक लोगों पर काफ़ी अत्याचार हुआ है तो उनको स्पेशल राइट्स दिए जाएं। इसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप बस फ्यूचर की बात कर रहे हो कि पीछे जो हुआ भूल जाइए। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा और रिलेवेंस क्या है जॉन रोल्स की थ्योरी का, उसको हम देख लेते हैं, थॉट्स का। तो रीशेपिंग पॉलिटिकल थ्योरी, रीशेपिंग पॉलिटिकल फिलोसफी। तो हम जानते हैं कि रूसो के बाद जॉन रोल्स ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इस्तेमाल में लाते हैं जस्टिस को समझाने के लिए। इनसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म पर काफ़ी फोकस किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर काफ़ी फोकस करना शुरू कर दिया। अमर्त्य सेन को प्रभावित किया, थॉमस नेगल को और G.A. कोहेन को काफ़ी प्रभावित किया इन्होंने। इन्फ्लुएंस ऑन लिबरल डेमोक्रेसीज, इक्वल लिबर्टीज़ की बात की जाने लगी, स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़, अलग अलग लोगों की। डिफरेंस प्रिंसिपल और वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसीज़ थी, जिसे नैनी स्टेट भी कहते हैं, जहाँ पर जो वेल ऑफ लोग हैं उनके टैक्सेशन, उन पर टैक्सेशन लगाकर जो गरीब लोग हैं, जो लिस्ट एडवांटेज है, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है वेलफेयर स्टेट के रूप में, उसको बल मिला। और नॉर्डिक सोसाइटीज़ जो थी वो जॉन रोल्स के प्रिंसिपल पर ही फोकस करती हैं। ग्लोबल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, द लॉ ऑफ द पीपल, जो 1999 में बुक लिखते हैं, प्रपोज प्रिंसिपल फॉर फेयर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि जो वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं वो गरीब कंट्रियों को एड पहुंचाए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिससे वे भी अपनी कंडीशन को सुधार सकें। जैसे यूनाइटेड नेशन सब ग्लोबल पॉवर्टी इरेडिकेशन रिडक्शन की बात करते हैं, वो जॉन रोल्स के जस्टिस को ही दर्शाती है एक प्रकार से। एकेडमिक लीगेसी एंड डिस्कोर्सेज, स्पार्क्स डिबेट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जॉन रोल्स की बातें, जॉन रोल्स जिस प्रकार से बातें रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बातें रखते हैं, उससे क्या हुआ, एकेडमिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर काफ़ी डिबेट होनी शुरू हो गई कि कितना इसका एक्सटेंड होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस पर इसका इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक और सोशल साइंसेस पर। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जाने लगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे आज हम बात करते हैं मिनिमम बेसिक इनकम, तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो
उसको बेसिक इनकम मिलनी चाहिए, चाहे वो काम कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो। तो ये कब हुआ? ये वही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनके टैक्सेशन से गरीब लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इस प्रकार से हमने जॉन रॉल्स की समग्र रूप में पूरी थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखा। इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से जस्टिस को एम्प्लॉय करने की बात करते हैं, उनके क्रिटिसिज्म किस किस प्रकार से हैं, आज हमने सभी को देखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इनकी बुक्स हैं वो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ ली जाती हैं, काफ़ी बार पूछा भी गया है। पूछ लिया जाता है इनका जो जस्टिस है वो किस पर आधारित है, तो प्रोसीजरल जस्टिस है इनका वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। और जो इनके क्रिटिसिज्म हुए हैं मार्क्सिस्ट के द्वारा, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स के द्वारा, फेमिनिस्ट के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास काफ़ी बेहतर लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।